नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? सभी अच्छे हैं? आज हम शुरू करने जा रहे हैं 7th क्लास की बुक हमारा अतीत। हमारा अतीत 7th क्लास की हमारा बुक अतीत सेकंड। 7th क्लास में एसएसटी की 4 बुक्स हैं, उनमें से एक हमारा अतीत है जिसमें पूरा इतिहास का पोर्शन है। इसको हम पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले देख लेते हैं, एक बार बात करते हैं कि हमारा अतीत किसे कहते हैं, अतीत क्या होता है। अतीत जो घटनाक्रम आज से पहले बीत चुके हैं वह सभी अतीत कहलाते हैं। जो घटनाक्रम वर्तमान में चल रहे हैं कल वही अतीत बन जाएंगे। अर्थात आज से पहले जो कुछ भी हुआ वो सब अतीत है। जो आज हो रहा है, जैसे आज कोरोना चल रहा है, कोरोना काल से पूरा विश्व थर्रा रहा है, कल यह कोरोना का इतिहास बन जाएगा। ठीक है, तो आज हम जो इस बुक का पहला अध्याय करने वाले हैं वो है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। हजारों वर्षों में क्या क्या परिवर्तन हुए उन सब की पड़ताल हम इस अध्याय के अंतर्गत करने वाले हैं। हम इसमें सभी जितना भी मटेरियल दिया है लगभग उसको सभी को पढ़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं आगे। सर्वप्रथम एक नक्शा देखिए। ये जो मैप है ये 12वीं सदी में 1154 में, कब? 1154 ईस्वी में अरब के भूगोलवेता अल इदरीसी, क्या नाम था? अल इदरीसी। अल इदरीसी ने ये नक्शा बनाया था। तो इसे नक्शे को देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा है। प्रारंभ में उसने जो नक्शा बनाने का ये प्रयत्न किया भारतीय उपमहाद्वीप का, इसमें ये समुद्र तट दिखाया, समुद्र तट के बाद ये भूमि है और कुल मिलाकर इसमें एशिया से लेकर इधर तक का पूरा क्षेत्र इस नक्शे के माध्यम से उसने दिखाने का प्रयास किया। ठीक है, अब इसके बाद जो परिवर्तन हुआ उसमें दूसरा नक्शा भी देखिए। एक नक्शा यहाँ पर है। ये जो नक्शा अल इदरीसी ने बनाया था उससे लगभग 600 वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद? 600 वर्षों बाद 1720 में, 1720 ईस्वी में एक फ्रांसीसी मानचित्रकार हुए, उन्होंने यह नक्शा बनाया। इस नक्शे को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो समुद्र तट है वो बिल्कुल स्पष्ट, एकदम बहुत ही क्लियरिटी के साथ बनाए गए। 1720 में इतना अच्छा नक्शा जो फ्रांसीसी मानचित्रकार थे उन्होंने बनाया, जो आज के डेट में भी लगभग नीचे से जो समुद्र तटीय और इधर के क्षेत्र हैं ये सटीक बैठता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही है। इसमें पूरी एशिया को, लगभग पूरी एशिया इसमें जो ऊपर है ये भारतीय उपमहाद्वीप में ही दिखाया गया है। लेकिन जब हजारों वर्षों के परिवर्तनों की हम पड़ताल कर रहे हैं तो अब हम देख रहे हैं कि अब हमारे देश का नक्शा कैसा हो गया। अब हमारे देश का नक्शा लगभग ऐसा हो गया। इसमें भी कुछ परिवर्तन हुए, जो राजनीतिक परिवर्तन हुए अंग्रेज़ों के आने के बाद, जिन्होंने यहाँ से पाकिस्तान को अलग कर दिया 1947 में, और यहाँ पर बांग्लादेश अलग कर दिया, यहाँ से काट दिया। इधर नेपाल भी भारत से अलग हो गया, अलग कर दिया। ऊपर से इधर चीन ने अपना तिब्बत पूरा कब्जा लिया। कुल मिलाकर जो परिवर्तन हैं, भौगोलिक परिवर्तन, वो अब तक हुए
तो इस नक्शे के माध्यम से हम उसको समझ सकते हैं कि समय के साथ साथ भौगोलिक परिवर्तन भी हुए और ये पूरे विश्व में होते हैं। तो हजारों वर्षों में जो भौगोलिक परिवर्तन हुए उसको हमने इसको एक नक्शे के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया। आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब भौगोलिक परिवर्तन के बाद हम देखते हैं यहाँ पर दिया है नई और पुरानी शब्दावली। अब शब्दावली में भी परिवर्तन हुआ। जो शब्दावली आज है वह कल नहीं थी और जिन शब्दों का अर्थ आज हम जिन उसमें लेते हैं हो सकता है कल उनका अर्थ कुछ और हो। चलो देखते हैं इसमें क्या है। अगर समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख। अभिलेख किसको कहते हैं? पहले जो शासक होते थे वो अपने जो भी शासन आदेश होते थे उनको एक बड़ी बड़ी शिलाओं पर लिखवाते थे और वहाँ पर लगा देते थे। उसको शिलालेख बोलते थे यानी कि अभिलेख बोलते थे। कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। जो ऐतिहासिक शिलालेख है वो कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। हिंदुस्तान शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आज से पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। तो हिंदुस्तान किसको कहा? हिंदुस्तान उसको मिनहाज ए सिराज ने 13वीं सदी में जो उस समय यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का जो सम्राट था, सुल्तान था, उसके जो अधिकार क्षेत्र में आते थे पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच के इलाके, उनको उसने हिंदुस्तान कहा था। लेकिन आज हिंदुस्तान को क्या कहते हैं हम? आधुनिक भाषा में हिंदुस्तान को भारत का ही पर्याय मान लिया गया है। ठीक है, तो ये किसकी परिवर्तन हुआ है? शब्दावली का परिवर्तन हुआ है। इसके बाद देखते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत बढ़ती गई, दिल्ली के जो शासक थे, मुस्लिम शासक, जैसे जैसे उन्होंने अपना क्षेत्र बढ़ाते गए वैसे वैसे ही वो हिंदुस्तान शब्द को भी वहाँ तक जोड़ते चले गए। जो सल्तनत में मिलते वो हिंदुस्तान में मिलते, ऐसा उनका कहना था। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। दक्षिण भारत, चूँकि दक्षिण भारत हमेशा से ही लगभग स्वतंत्र रहा है, वहाँ तक दिल्ली सल्तनत नहीं पहुँच पाई पूरी तरह से। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक शत्रु के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। अब 16वीं सदी में बाबर आया। बाबर कब आया? 1526 ईस्वी में, और 1530 तक वह रहा।
तो इस दौरान बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का उपयोग किसके लिए किया? जो भारतीय उपमहाद्वीप का भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का उपयोग किया। उसमें देखिए 14वीं सदी में एक कवि आए, अमीर खुसरो, एक विद्वान कवि थे। उन्होंने भी हिंद शब्द का उपयोग किया भारत के लिए और भारत की जो क्षेत्रीय बोलियाँ थी उन पर बड़ा अध्ययन किया। इसके विषय में भी हम आगे पढ़ेंगे। आगे अध्याय में अमीर खुसरो के विषय में विस्तार से आएगा, तब उसको देखेंगे। आगे देखते हैं, किसी भी शब्द का अर्थ प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो, लेकिन मध्य युग में क्या अर्थ था? मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति जो हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में क्या कहा जाता था? ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। अब जो नगरवासी है उनका रहन सहन, खान पीन सब अलग होता है, वनवासी होते हैं उनका अलग होता है। अगर कोई वनवासी किसी नगर में चला जाता था तो उसको विदेशी कहा जाता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। आज हम विदेशी किसको कहेंगे? जो दूसरे देश से आया है, ब्रिटेन से आया है या अमेरिका से आया है, कहीं से भी आया है। लेकिन मध्यकाल में ऐसे व्यक्ति को विदेशी कहा जाता था जो किसी गांव में चला जाता था और उसकी वहाँ पर उस गांव से उसकी संस्कृति मेल नहीं खाती थी, उसकी बोल चाल खान पीन वहाँ के लोगों जैसा नहीं था, तो वहाँ के लोग उसको विदेशी कहते थे। ये शब्दावली का परिवर्तन है। अब आगे देखते हैं इतिहासकार और उनके स्रोत। अब जो इतिहासकार हैं, इतिहासकार किसको कहते हैं? जो इतिहास पर अध्ययन करते हैं, इतिहास लिखते हैं, उन सबको इतिहासकार कहते हैं। अब उनके स्रोत क्या हैं? वो सब वस्तुएं जिसके आधार पर वह इतिहास लिखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उनके स्रोत कहलाते हैं। देखते हैं इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उसकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। जो कक्षा 7 है, इसमें जो हम हजारों वर्षों की पड़ताल करेंगे वो कौन से हजारों वर्ष हैं? 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक के। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, सिक्के मतलब जैसे 2 रुपये 5 रुपये के सिक्के अभी भी चलते हैं, शिलालेख जो पत्थरों के लेख थे, स्थापत्य कला क्या, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न हैं।
इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। तो इस दौरान क्या हुआ, कागज सस्ता हो गया। किस दौरान? 700 ईस्वी के बाद। जब कागज सस्ता होता चला गया तो एक बार देख लेते हैं कागज का आविष्कार कब हुआ, कहाँ हुआ। कागज का आविष्कार चीन में हुआ। कहाँ हुआ? चीन में। चीन में हुआ। और चीन में एक चीन के सम्राट थे होती। क्या नाम था? होती। चीन के एक सम्राट थे और सम्राट जो होती थे ये थे हान वंश के। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हान वंश। एक चीन के अंदर एक वंश चलता था हान वंश, उसके सम्राट थे। और सब हट गया, दोबारा लिख लेते हैं। तो क्या थे? चीन के होती एक शासक थे जो हान वंश के थे। उनका एक नेता था काई लुन। कौन था? काई लुन। काई लुन था जिसने 105 ईस्वी में, कौन से सन में? 105 ईस्वी में, 105 ईस्वी में कागज का आविष्कार किया। तो ठीक है, कागज़ की थोड़ी सी जानकारी है तो एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, आप लिख लेना कहीं पर भी। कागज का आविष्कार चीन के एक सम्राट थे होती जिनका नाम था। उनके दरबार में एक नेता रहते थे, राजनीतिक नेता काई लुन। उन्होंने 105 ईस्वी में कागज का आविष्कार किया था। जब कागज का आविष्कार हो गया तो लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। पांडुलिपि क्या होती थी? पांडुलिपि पहले भोजपत्रों पर लिखा जाता था। कागज का जब तक आविष्कार नहीं हुआ था तब तक भोजपत्रों पर लिखा जाता था। भोजपत्र पेड़ पर से पत्ते जो तोड़े जाते थे उनकी पांडुलिपियां बनाई जाती थी, उन पर लिखा जाता था। लेकिन इनका जो रख रखाव है वो बहुत कठिन था, जो लंबे समय तक टिकाऊ नहीं था। है भी तो था, उनको रखना बड़ा कठिन था। उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, जबकि ये बात हो रही है उस समय छापे खाने नहीं थे, चूँकि छापे खाने जो हैं वो पुर्तगालियों के द्वारा बहुत लेट आए हैं। इसलिए लिपिक नकलवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं होगा। अगर किसी का हमने कॉपी ली और उससे गृह कार्य करने लगे तो क्या समस्या आएंगी? सबसे बड़ी समस्या आएगी कि उसकी लिखाई हमें समझ में नहीं आएगी। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको बहुत मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन
महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं। पांडुलिपि के प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। पांडुलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ के भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। एक ही जो मूल ग्रंथ था उसकी जो प्रतिलिपियाँ सदी दर सदी बनती चली गई, तो जो मूल ग्रंथ था उसके और जो प्रतिलिपियाँ बाद में बनी उनमें बड़ा अंतर आ गया। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। तो जो प्रतिलिपियाँ मिली उन पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसलिए इस बात का अंदाजा कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ग्रंथ के भी विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अनेक मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियारुद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार 2 वर्ष बाद लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। तो एक बार हम पांडुलिपि देखते हैं। इसमें ऊपर पांडुलिपि का चित्र गया, ये पांडुलिपि है। पांडुलिपि पर ऐसा लिखा जाता था। ये शायद फारसी भाषा या कोई दूसरी भाषा होगी। आप इसके नीचे देखिए, यहाँ पर ये जो रेशे दिखाई दे रही है, ये एक पत्ती है। क्या है? एक पत्ती है। जो भोजपत्र होते थे उस पर ऐसा लिखते थे वो। अब इसे लिखने में जो एक तो बड़ा बड़ा इसके ऊपर लिखना पड़ता था, और इसको बाद में जो समझते थे उसमें भी कुछ परिवर्तन हो जाता था। इस कारण जो मूल ग्रंथ लिखे गए थे, जो मूल थे, उनमें जो बाद के लेखक आए उन्होंने अपने विचार भी शामिल कर दिए, जिससे मूल ग्रंथ और बाद में मिले हुए ग्रंथों में अंतर आ गया। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। ठीक है, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। जब हम क्या कर रहे हैं इस अध्याय में, बार बार मैं ध्यान दिला रहा हूँ, हम हजारों वर्षों की पड़ताल कर रहे हैं। परिवर्तन क्या क्या हुए हजारों वर्षों में, कहाँ से कहाँ तक। सन 700 से 1750 के बीच जितने भी हजारों वर्षों में परिवर्तन हुए, उन सब के विषय में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलो देखते हैं इसमें सामाजिक और राजनीतिक समूह में क्या क्या परिवर्तन हुए। नए जो सामाजिक है और राजनीतिक समूह, उनमें और पुरानों में क्या अंतर था। सन 700 और 1750 के बीच हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं। जब प्रौद्योगिकी मतलब जहाँ पर कुछ निर्माण कार्य चलता हो, उसको क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी। यानी जो मशीनें हैं, इन सबको मिलाकर अब उनसे कुछ निर्माण होता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी। जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्र, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ये सभी
इसी हजारों साल के अंतर्गत आए बाहर से। भारत में इससे पहले 700 साल से पहले इनमें से कोई भी नहीं था, ना तो आलू था, ना मक्का था, ना मिर्च थी, ना चाय थी और ना ही कॉफ़ी थी। लेकिन चाय और कॉफ़ी तो भारत में ही होती है पैदा। मक्का और आलू का तो पता है कि बाहर से आए थे। चलो खैर, इसको बाद में ध्यान से देखेंगे। और ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियों और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अध्याय 5, 6, 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। तो आगे देखते हैं। अब इस युग में और क्या हुआ, इस युग की बात कर रहे। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ रहा था। इनके लोगों में गतिशीलता बढ़ गई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बढ़ गया। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में निम्न समुदायों का, अब नीचे समुदाय देखते हैं उससे पहले ये देखते हैं एक चित्र बना है। ये किसका चित्र है? ये एक बैल के द्वारा खींची जाने वाली गड्डी का चित्र लग रहा है देखने में, क्योंकि गड्डी ऐसी होती थी पहले, एक गड्डी होती थी जो बैल के द्वारा खींची जाती थी। चलो खैर, हम अभी इसको देखते हैं। महत्व बढ़ा। उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्य लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया। क्या है इसमें? जो राजपूत है और मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, ये सब के सब क्या हुए, इस कालखंड में इन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया और अपने आप को श्रेष्ठ बताने का प्रयत्न किया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी। जंगलों की कटाई क्यों हो रही थी? लोगों के अंदर खेती करने की नई चूँकि नई फसलें बाहर से आई तो लोगों में खेती करने का क्रेज बढ़ा, तो जंगलों की कटाई होगी खेत बनाने के लिए। खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा और कुछ वनवासी ज़मीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। जो वन में रहने वाले थे उन्होंने कुछ ने तो अपना स्थान ही छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर जहाँ वो रहते थे लोगों ने उसको जंगलों को जला दिया, वहाँ खेती करने लगे। तो उनमें से जो वनवासी रहते थे कुछ तो उन लोगों के साथ ही खेती करने लगे, वो भी कृषक बन गए, और कुछ उस स्थान को छोड़कर चले गए। तो इस खेती करने से क्या, कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। अब जो ये समूह थे ये किससे प्रभावित होने लगे? जो अभी अभी वनवासियों से बने थे, ये जो क्षेत्रीय समूह थे और वहाँ के मुखिया, पुजारी, मठों के जितने भी उनसे प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाज के अंग बन गए और
अभी तो वनवासी थे, उनकी कोई जाति नहीं थी, ना ही कोई उनके जीवन में जटिलता थी, बहुत सामान्य जीवन था। लेकिन जैसे ही वो यहाँ के समाज में प्रविष्ट हुए तो जटिल समाज के अंग बन गए, उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। बेगार वो होती है जब बिना मजदूरी के ही काम करते हैं। मानो कोई व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक किसी के यहाँ काम करेगा तो उसको उसकी मजदूरी के पैसे मिलेंगे, लेकिन बेगार में वो पैसे नहीं दिए जाते थे, फ्री में काम करा जाता था। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा और नीचा दर्जा दिया जाने लगा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के अंदर इतनी सारी जातियां कहाँ से पैदा हो गई। तो यहाँ से देखें, जैसे जैसे काम बढ़ते चले गए, लोगों के बंटवारे भी होते चले गए, कुछ ऊंचा हो गया, कोई नीचा दर्जा दिया जाने लगा। आगे देखते हैं, ये दर्जे अस्थाई नहीं थे। वैसा तो उस समय ये दर्जे अस्थाई नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में जितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, उसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी के अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांव पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इस अध्याय में क्षेत्र और साम्राज्य। तो क्षेत्र और साम्राज्य हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें कुछ राजाओं के विषय में भी दिया है, उनके विषय में भी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगली वीडियो में इस पूरे अध्याय को कंप्लीट कर देंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर भी जो अगली वीडियो में उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आप तब तक इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, दो बार पढ़िए, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़िए ताकि हर चीज़ समझ में आ जाए। अगर कोई शब्द आपको समझ में नहीं आता, कोई लाइन आपको समझ में नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो स्टडी ओए होए आप यहाँ पर जाइए और डी क्यों नहीं लिखा जा रहा, स्पेस QUA इस पर जाइए और सर्च करने के बाद ना इस पर जो चैनल खुलेगा उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। क्योंकि बेल आइकॉन का बटन दबाने से क्या लाभ होगा, आपको जितनी भी वीडियो में डालूंगा उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यहाँ पर हम सभी NCERT की बुक पढ़ने वाले हैं और मैथ साइंस के जो टॉपिक है वो भी हम देखने वाले हैं। तो ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए, कोरोना से अपने आप को बचा कर रखिए, घर पर रहिए। नमस्कार।